तो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन। ये जो टॉपिक है सरफेस टेंशन, इसका डेली लाइफ में बड़ा यूज होता है। कहीं आपने सुना होगा कि जैसे रेन की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो उनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है। तो वो क्यों होता है? तो उसका एक ही कारण होता है कि बोलते हैं भाई सरफेस टेंशन के कारण होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मिनिमम सरफेस एरिया अगर कवर करता है, उस पर फोर्स लग रहा होता है, तो हम बोलते हैं वो ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है। इसके कई सारे यूज हम आज पढ़ने वाले हैं। तो यही मेरा एक टॉपिक है जिसका नाम है सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी हम डिस्कस करेंगे कि भाई सरफेस टेंशन होता क्या है। तो आपको याद रखना है ये एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है और इसके कारण जो मॉलिक्यूल होता है वो एक फोर्स अप्लाइड करता है ना, अदर दूसरे के ऊपर, और वो हमेशा एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह क्या करता है, वर्क करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो आप याद रखना कि सरफेस टेंशन जो होता है उसको हम हमेशा बोलते हैं कि मान लो सरफेस टेंशन को अगर मैं टी से लिखूं तो बोलेंगे कि भाई फोर्स अपॉन में लेंथ, इसका क्या होगा फॉर्मूला। और अगर मैं बात करूं बच्चा पार्टी के एसआई यूनिट क्या होगी, तो आपको याद रखना है कि फोर्स की क्या होती है न्यूटन, लेंथ की क्या होती है मीटर, तो मैं बोलूंगा न्यूटन पर मीटर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई इसका क्या क्या यूज हो सकता है, क्या क्या एप्लीकेशन है। तो अभी जस्ट मैंने बोला ड्यू टू सरफेस टेंशन व्हेन पेंटिंग ब्रश इज डिप इन अ लिक्विड, जब हम पेंटिंग ब्रश को लिक्विड में डिप करते हैं तो उसके आपने देखा होगा ना जो हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, चिपक से जाते हैं, है ना। तो इन अ लिक्विड एंड टेकन आउट द हेयर ऑफ पेंटिंग ब्रश कम टुगेदर, पास पास होते हैं, जुड़ जाते हैं। ये भी किसके कारण होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। दूसरा रेन ड्रॉप, जो जस्ट मैंने अभी बताया, ये कौन सी शेप में होती है, स्फेरिकल शेप में होती है, तो ये भी किसके कारण होता है, बोलेंगे जी सरफेस टेंशन। तीसरा सोप एंड डिटर्जेंट जो वर्क करते हैं वो भी सरफेस टेंशन होता है, मिसेल जो फॉर्म होती है ना। फॉर्मेशन ऑफ मेनिस्कस यहाँ पर मैंने लिख रखा है। इसके बाद अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चा सरफेस एनर्जी। क्या डिस्कस करेंगे, सरफेस एनर्जी। और आप याद रखना कि अगर मैं बात करूं कि भाई रेशियो कैलकुलेट कर दो, किसका रेशियो निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का एरिया के साथ, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, सरफेस एनर्जी मिल जाएगी। तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू द सरफेस एरिया ऑफ फ्लूइड, तो ये होगा सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला। एसआई यूनिट की बात करेंगे तो बच्चा हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर। रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, क्या रिलेशन होता है, तो मैं बोलने वाला हूं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, बोलोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने बोला फोर्स एफ है और डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो वर्क डन यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू बन जाएगा एफ एक्स। इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं, फर्स्ट। और अभी हम पढ़ के आए कि भाई टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। अगर मैं यहां से फोर्स की वैल्यू निकालू तो ये L को आप वो यहाँ L जो था वो डिवाइड में था, इधर जो आएगा L वो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो F की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, TL के। और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा TLX। और अगर मैं बोलूँ सरफेस एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन का काम करती है। तो मैं इस पोटेंशियल एनर्जी की जगह W और W की जगह पर TLX पुट कर दो तो LX से LX क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। एरिया की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया है, LX, है ना, लेंथ इनटू ब्रीथ वाला केस। तो LX से LX कैंसिल आउट। उस केस में हम बोलेंगे कि सरफेस टेंशन जो होगा या सरफेस एनर्जी जो होगी वो सरफेस टेंशन के क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है सरफेस एनर्जी जो होगी वो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगी किसके, सरफेस टेंशन के। अब हम बात करते हैं भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के लिए। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो तरह का होता है, एक होता है फोर्स ऑफ कोहेशन और एक होता है फोर्स ऑफ एडिशन। फोर्स ऑफ कोहेशन में आपने देखा होगा जब हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का हो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that exist between similar type of molecules, similar type मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं और वहां अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, कोहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ कोहेशन के नाम से जानते हैं। अब इसका क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, तो व्हेन टू स्टील प्लेट आप ले सकते हो और उनको आप जब वॉश करने जाओगे तो आपने देखा होगा जब वो एक दूसरे से टकराती हैं तो एक साउंड क्रिएट होती है, या वहां पर आपने देखा होगा वो किसके कारण होता है, फोर्स ऑफ कोहेशन के कारण होता है कि स्टिक हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। अब
टू वाटर ड्रॉपलेट्स है ना मर्ज इजिली, दो वाटर ड्रॉपलेट आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं आसानी से। ये भी किसके कारण होता है, फोर्स ऑफ क्वेश्चन के कारण। अब पढ़ेंगे हम भाई फोर्स ऑफ एडिशन क्या होता है। तो मैं बोलूंगा अट्रैक्शन बिटवीन या डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स जब होंगे वहां पर, तो वाटर ड्रॉपलेट स्टिक है ना ग्लास ड्यू टू दी फोर्स ऑफ एडिशन। ग्लास और वाटर के साथ, ग्लास के मॉलिक्यूल्स अलग हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, अलग, एक लिक्विड है एक सॉलिड फॉर्म में, तो अलग अलग जो नेचर के मटेरियल है उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो किस नेचर का होगा, एडिशन नेचर का फोर्स होगा। इसको फोर्स ऑफ एडिसिव के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे भाई एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास है ना एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने लिक्विड को डाला और लिक्विड और वॉल्स जो है कंटेनर की उसके बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल का नाम क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और ये ध्यान रखना ये कॉनकेव मेनिस्कस जैसी फॉर्म होती है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कॉनकेव, ये एंगल हमेशा एक्यूट फॉर्म में होता है, तो ये एंगल ही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। या फिर आप ये भी एक मान लो सरफेस है, ये एंगल बन रहा है, ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। तो मैंने लिखा है एंगल इनक्लोज बिटवीन दी टेजेंट टू दी लिक्विड सरफेस, यानी किसके साथ, किसका टेजेंट, लिक्विड सरफेस का, और एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दी सॉलिड सरफेस इनसाइड दी लिक्विड, दोनों लिक्विड के अंदर। तो एक तो सरफेस आपका टेजेंट होगा लिक्विड वाला और एक होगा सॉलिड सरफेस वाला, तो वहां जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ कांटेक्ट, और इसको हम किससे लिखते हैं, थीटा से। अगर मैं बोलूं कि कॉनकेव मेनिस्कस बन रहा है तो इट इज अ कॉनकेव मेनिस्कस, और कॉनकेव मेनिस्कस में आप याद रखना फोर्स ऑफ जो एडिसिव होता है वो क्या होता है, मोर देन होता है फोर्स ऑफ कोहेशन से, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना कॉनकेव मेनिस्कस वाले केस में क्या होता है, ये एक्यूट एंगल हमेशा क्या करेगा, फॉर्म करेगा। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसका, तो आप बोलोगे गिलास और वाटर क्या होगा इसका एग्जाम्पल होगा। अगर मैं बात करूं केस नंबर 2 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जब ये कॉनकेव ना होके कॉन्वेक्स वाली शेप लेता है तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होता है इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हमेशा ज्यादा होता है एक्यूट से, ठीक। तो ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस का डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पर फोर्स ऑफ एडिशन होगा वो लेस देन हो जाएगा फोर्स ऑफ कोहेशन से। एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा ऑब्ट्यूज फॉर्म में होगा इस वाले केस में। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, तो मैं बोलूंगा ग्लास एंड मरकरी इसका एग्जांपल हो सकते हैं। अब बच्चा पढ़ना है हमें भाई कैपिलरी क्या होता है, तो आप याद रखना कैपिलरी एक क्या होती है, स्मॉल डायमीटर, और इसकी जो आप बोल सकते हो कि ऐसी ट्यूब जिसका बोर जो होता है वो हेयर लाइक होता है, मतलब बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है, उस ट्यूब का नाम होता है कैपिलरी, है ना। अब कैपिलरिटी क्या होता है, तो उसके अंदर जो लिक्विड रेज होता है उसकी हाइट जब बढ़ती है तो राइज और फॉल ऑफ अ फ्लूइड इन अ कैपिलरी, उसको हम बोलते हैं कैपिलरिटी, ठीक। अब इसके क्या क्या एग्जांपल हैं, क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, तो एडवांटेज एंड एग्जांपल ऑफ कैपिलरिटी ये ध्यान रखना। इस फिनोमेना का यूज हम किसके लिए करते हैं, जो बोरवेल किए जाते हैं वहां पर हैंडपंप वगैरह लगाने के लिए, तो वहां पर यूज होता है। दूसरा जितने प्लांट्स वगैरह होते हैं उनमें तो है ना अलग अलग ऑर्गन्स उनके क्या होते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, इनसाइड इंटरनल पार्ट्स, जैसे जाइलम और फ्लोएम उनके फंक्शन होते हैं, है ना। तो उनके जो लिक्विड अर्थ से लिया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वो इन्हीं कैपिलरी के थ्रू क्या होता है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में क्या करता है, मूव करता है। तो इस फिनोमेना का यूज हम उसी के लिए करते हैं, ट्रांसफर ऑफ वाटर टू इट्स वेरियस ब्रांचेस, है ना। अब ह्यूमन बॉडी जो होती है सर्कुलेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, मूवमेंट करता है, जिनके वेन जैसे नस वगैरह वेन जिनको बोलते हैं उनके थ्रू जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल होता है किसका, कैपिलरिटी का। अब एक और फॉर्मूला दे रखा है, एक और टॉपिक दे रखा है एसेंट फॉर्मूला, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एसेंट फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो देखो, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एसेंट फॉर्मूला, आप याद रखना। तो सबसे पहले मैंने एक कैपिलरी ट्यूब लिया है, मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूं। ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने एक कैपिलरी ट्यूब को डाला है, ठीक। अब यहाँ पर इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड की हाइट ऊपर की तरफ क्या हो रही है, आपको दिख रहा होगा कि हाइट रेज हो रही है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है वो लिक्विड। और यहाँ जो मेनिस्कस फॉर्म हो रहा है वो किस नेचर का है, कॉनकेव। एंगल जो बना है, टेजेंट के साथ एंगल ड्रॉ करने की कोशिश की मैंने, तो ये थीटा है, ये याद रखना है। और ये आप बोल सकते हो इसकी रेडियस हो जाएगी, तो इसको स्मॉल आर से लिखेंगे, और ये वाला जो हाइपोटेन्यूस है इसको मैंने कैपिटल आर से लिखा है। और एंगल फिर से मैंने बोला ये थीटा है,
तो अब यहाँ पर ध्यान रखना कि इसमें कितना हाइट लिक्विड सरफेस से ऊपर की तरफ रेज किया है, तो वो हाइट हमने कितनी मानी है, h अज्यूम की है। अब डायग्राम के बाद देखो कंसिडरेशन मैंने क्या किया है कि सबसे पहले कैपिलरी ट्यूब लिया जिसमें लिक्विड जो होगा वो हमेशा वॉल्स जो होंगी ट्यूब की वो क्या हो जाएंगी, गीली, वेट्स हो जाती है। ट्यूब मेनिस्कस जो फॉर्म करता है वो किस नेचर का होता है, कॉन्केव नेचर का। अब जैसे मैंने बोला कि स्मॉल आर क्या है, रेडियस है कैपिलरी ट्यूब की, कैपिटल आर क्या है, कर्वेचर जो फॉर्म करना है उसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। सरफेस टेंशन होगा लिक्विड कॉलम कैपिलरी ट्यूब में, रो डेंसिटी हो जाएगा लिक्विड की, है ना, इसको आप, और एच आपका हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रेशर की। तो इन टर्म ऑफ सरफेस टेंशन प्रेशर की वैल्यू 2T अपॉन आर के क्या होगा, इक्वल। ड्यू टू दी एक्सेस प्रेशर, अगर यहाँ पर कॉन्केव साइड में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, हाइट बढ़ रही है ना, लिक्विड की रेज कर रहा है, तो वहां पर आप देखोगे कि जो प्रेशर होगा वो ρgh के इक्वल होगा। तो मैं बोल सकता हूं प्रेशर की जगह ρgh पुट कर दो, तो ये ρgh किसके इक्वल हो जाएगा, 2T अपॉन आर के। इक्वेशन नंबर बन गई सेकेंड। अब अगर मैं एक ट्रायंगल यूज कर रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल ACO, और यहाँ पर cos थीटा मैंने निकाला, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और बेस क्या है बताओ, स्मॉल आर, और हाइपोटेनियस क्या है, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर cos थीटा की वैल्यू, अगर मुझे स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए तो r cos थीटा, कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा स्मॉल आर अपॉन में cos थीटा, ये नीचे होगा थीटा, है ना, r अपॉन में क्या होगा, cos थीटा। अब ये वैल्यू हम ऊपर क्या कर देते हैं, यहाँ कैपिटल आर की जगह पर, देखो यहाँ कैपिटल आर दे रखा है, इसकी जगह पर वैल्यू को पुट कर दो, तो मेरे पास जो है नया वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, 2T cos थीटा अपॉन में, क्योंकि ये मैंने ऐसे पुट किया, कैपिटल आर था ना, इसकी जगह पर मैंने पुट किया स्मॉल आर अपॉन में cos थीटा, और ये cos थीटा ऊपर चला गया, तो ये बन जाएगा आपका 2T अपॉन आर, है ना, और cos थीटा मल्टीप्लाई में ρgh, और मुझे h निकालना, ρg मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दिया, तो हाइट मिल गई मुझे इस फॉर्मूला से, और इसी फॉर्मूला को क्या बोलता हूं मैं, फॉर्मूला ऑफ एसेंट या एसेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हाइट निकालने के काम आता है। सरफेस टेंशन हम फाइंड कर सकते हैं, डेंसिटी आपको दे रखी होगी, जी कांस्टेंट होता है, और आर भी आपकी क्या है, रेडियस दे रखी है। किसकी रेडियस दे रखी है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है कैपिलरी ट्यूब की, ठीक है। तो ये आज के टॉपिक थे। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम।